दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम कक्षा जो 12वीं का जो इतिहास है, ठीक है, जो भाग आपका 1 है जिसको हम प्राचीन इतिहास कहते हैं, उसका हमने फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया। जो फर्स्ट चैप्टर आपका ईंट मन के तथा अस्थिया करके जो आपका चैप्टर था, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, वो हमारा क्या समाप्त हो गया। अब इसी के क्रम में हम जो है जो चैप्टर 2 है यानी अध्याय 2 है राजा किसान और नगर करके, इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में जो ये आपका जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको ऋग्वेद के बारे में ऋग्वेद के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये ऋग्वेद के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जानते हैं ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद क्या है, ठीक है, ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद किसे कहते हैं। ठीक, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको इतना बता दूं, हड़प्पा सभ्यता के बाद आपका जो है वैदिक काल आता है। वैदिक काल में ही आपका ऋग्वेद काल आता है। जैसे देखिए, हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गया। जो आपका जो सेकेंड चैप्टर है, इस सेकेंड चैप्टर में हमको ऋग्वेद के बारे में, सामवेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में, अर्थवेद के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इस चैप्टर को जो राजा और किसान और नगर नाम का जो चैप्टर है, मुख्यतः इसमें आपको वैदिक काल यानी वैदिक काल के बारे में पढ़ना रहेगा। जो हमारा वैदिक काल है, उस वैदिक काल को यहाँ पर उसी जानकारी को राजा किसान और नगर करके चैप्टर में आपको बताएगा। जिससे आपका जो हड़प्पा सभ्यता है, वह हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का इतिहास ना करते हुए चैप्टर का नाम क्या दे रखा था, ईंट मन के तथा अस्थियां। वैसे ही ये जो सेकेंड चैप्टर है, जिसमें आपको राजा किसान और नगर के बारे में पढ़ना रहेगा, इसमें क्या ये जो चैप्टर दिया है, इसमें आपको वैदिक काल के बारे में पढ़ना रहेगा। अब सवाल उठता है, ये क्या है, वैदिक काल क्या है। देखिए, ये जो चैप्टर का जो नाम दिया ना, इनके नाम का भी एक महत्व होता है। यानी जो वैदिक काल है, इस वैदिक काल में मुख्य रूप से आपको राजाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा, किसान के बारे में पढ़ना पड़ेगा तथा इनके नगर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सवाल उठता है वैदिक काल क्या है, वैदिक होता क्या है, वैदिक किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ठीक है, तो यह हम जानेंगे। दूसरा, जो वैदिक काल का जो भौगोलिक क्षेत्र है, इसको भी देखेंगे। जो भौगोलिक क्षेत्र, इसको भी देखेंगे। यानी कि वैदिक काल क्या देखेंगे, इसके क्षेत्र को देखेंगे, इसके विचार को देखेंगे। ठीक है, समाज को देखेंगे, प्रशासन को देखेंगे, अर्थव्यवस्था को देखेंगे, एवं किसको हम देखेंगे, संस्कृति को देखेंगे, संस्कृति की देखेंगे। अन्य चीज़ों को भी देखेंगे जो छूट गया, जैसे खेल हो गया, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो ये चैप्टर तो आपका राजा किसान और नगर करके दिया हुआ है, लेकिन इसमें हमें वैदिक काल के बारे में पढ़ना होगा। अब सवाल होता है वैदिक काल क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, इसके विचारधाराओं के बारे में, इसके समाज के बारे में, इसके प्रशासन के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में। अब अर्थव्यवस्था अगर ले लो तो अर्थव्यवस्था में हम क्या पढ़ेंगे, कृषि को देखेंगे, पशुपालन को देखेंगे, व्यापार को देखेंगे, परिवहन को देखेंगे। इन सभी चीज़ों को क्या हम देखेंगे, किसमें देखेंगे, हम जो है अर्थव्यवस्था में देखेंगे। संस्कृति में हम उनके देखेंगे, उनके विचारधाराओं को देखेंगे। ये सभी किसमें हमको दिखाएगा, ये जो चैप्टर 2 है राजा किसान और नगर करके, हमें इसमें दिखाया रहेगा। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है ना, जो वैदिक काल, इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले इसके कालखंड को हम देख लेते हैं, ये कब से कब रहा। और साथ ही साथ देखिए, हम जो ये पढ़ रहे हैं ना, इसका एक ही उद्देश्य है। देखिए, आपका उद्देश्य कई सारा हो सकता है इसको पढ़ने का, कि हम इसको पढ़े, हमको नॉलेज हो,
हमको क्या नॉलेज हो या हमको इस पे मज़ा यानी इंटरेस्ट आए या पेपर में अच्छा अंक आए, कई सारे हो सकते हैं। लेकिन हम क्या है, हम इन तीनों को लेकर चलते हुए, ऐसा नहीं कि हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि केवल नॉलेज मिले मज़ा ना आए या अंक के आधार पर, हम तीनों को लेकर चलेंगे। कहने का मैं ये चाहता हूँ कि ये जो राजा किसान और नगर के जो करके जो आपका ये चैप्टर है, इस चैप्टर में जो प्रश्न आएंगे वो दो तरह के प्रश्न आएंगे। एक आएगा आपका एमसीक्यू के रूप में, यह लगभग ना के बराबर आता है, आप ये जान लीजिए। तो एमसीक्यू के रूप में बहुत से ऐसे टॉपिक होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे लेकिन ना के बराबर पूछता है, ठीक है। दूसरी बात अगर बात करें तो इसमें आपके शॉर्ट्स प्रश्न की बात करें, वेरी शॉर्ट की अगर बात कर लें तो वेरी शॉर्ट भी नहीं इसमें पूछेगा लगभग, अब लगभग मान के चलिए कि नहीं पूछेगा। शॉर्ट्स भी नहीं पूछता है इसमें, शॉर्ट भी नहीं पूछता है, और लॉन्ग यानी लॉन्ग तो पूछेगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और जो शॉर्ट प्रश्न है ये थोड़ा पूछ दे तो पूछ दे, यानी पेपर की दृष्टिकोण से बात की जाए तो ये चैप्टर ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पेपर के दृष्टिकोण से राजा और किसान नगर करके जो आपका चैप्टर है, जिसे हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जरूरी नहीं कि इसको बहुत ज़्यादा पढ़ना ही है। अब एक बार नजर से आप ऐसे देख लेना, पढ़ लेना, ताकि पेपर में अगर प्रश्न आ भी जाता है, ये बन भी जाता, तो हम उसको सॉल्व कर लें। वरना ये जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ये बात याद रखिए। इम्पोर्टेंट आपका जो है फर्स्ट चैप्टर है, हड़प्पा सभ्यता करके। इसके बाद जो आपका जो तीसरा चैप्टर रहेगा ना, जाति बंधुत्व वर्ग, जिसमें आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनके बारे में पढ़ना रहेगा, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ये इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पढ़ इसलिए ताकि एक कालखंड हमारा निरंतर बना रहे। जैसे हम यहाँ से चलना चालू कर रहे हैं तो हम पूरे सड़क पर ये चल रहे हैं, तो हमको मालूम है कि यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या हुआ था। अब पेपर में पूछेगा, यहाँ की जानकारी पूछेगा आपसे ज़्यादा, यहाँ की जानकारी ज़्यादा पूछेगा, फिर इधर से आपसे पूछ लेगा, इधर का आपको पूछेगा, बीच बीच में कि ये जो सब हैं इनके बारे में नहीं पूछता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके चैप्टर में। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ये पढ़ के डायरेक्ट हम इस पर आ जाएँ, इस पर, तो आप ये नहीं पढ़ोगे ना, तब को बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो लाइन वाइज इसको हमको पढ़ते हुए चलना पड़ेगा। कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ ना के बराबर है, ठीक है। तो पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप मुझसे सवाल कर सकते हो, आप ये कैसे कर सकते हैं कि जो आपका दूसरा चैप्टर है वो ना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप एमसीक्यू देख लें, आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी पिछले वर्ष के जो यूपी बोर्ड जो 12वीं का जो बोर्ड पेपर हुआ था उसके प्रश्न उठा लें। आप वर्ष 2019 का उठा लें, आप 20 का उठा लें, आप 22 का उठा लें, आप 23 का उठा लें, 21 में पेपर नहीं हुआ था, आप उठा लें। इस चैप्टर से ना के बराबर प्रश्न आपको मिलेंगे। एक आध दो प्रश्न मिल गया तो मिल गया, नहीं तो ना के बराबर प्रश्न मिलता है। लॉन्ग में तो उतना आता नहीं है, आएगा क्या पहले से आता है, तीसरे से, इसे नहीं आता है। आएगा तो बहुत कम आएगा, तो बहुत कम आएगा। इसके लिए इस पर ज़्यादा पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, हम अपना समय ही बेकार करें। हाँ, लेकिन एक नज़र हमको इस पे देख लेना है कि कितना इम्पोर्टेंट है। एक नज़र मतलब इसको देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि अगर इससे प्रश्न बनते हैं तो हम उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। इसको छोड़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे। लेकिन मैं कहूँगा इस पर अब बहुत ज़्यादा एफर्ट मत डालिएगा, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ें, बहुत सारी चीज़ों को रटें, ये करें नहीं, बिल्कुल नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। आप फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट में इसको नहीं, ठीक है। तो इस वैदिक काल जिसको राजा किसान नगर करके जो आपका चैप्टर है, इसमें क्या ये क्या है, वैदिक काल, क्षेत्र, विचार, समाज, प्रशासन, अर्थव्यवस्था जैसे कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, व्यापार हुआ, परिवहन को जानेंगे। साथ ही साथ अगर एमसीक्यू में कुछ प्रश्न बन सकता है, जैसे एमसीक्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा, जैसे कोई फैक्ट हो गया, जैसे कोई डाटा हो गया, डाटा यानी जानकारी हो गया, फैक्ट मतलब तथ्य हो गया, ठीक है। फैक्ट हुआ, डाटा हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देर न करते हुए हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए क्रमशः हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो हम चीज़ों को पढ़ेंगे, इस चीज़ों को वैदिक काल को जो पढ़ेंगे वो लॉन्ग और शॉर्ट के नज़रिए से पढ़ेंगे, ताकि अगर पेपर में
पेपर में यदि हमें 250 शब्द लिखना पड़ जाए, 250 शब्द या 125 से लेके 150 शब्द अगर लिखना पड़ जाए इस चैप्टर से, तो हम लिख लें। इस तरीके से हम क्या अभी इस चैप्टर को पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम MCQ को के लिए कुछ डाटा, कुछ फैक्ट पढ़ेंगे। तो भाई ये हमारा अप्रोच रहेगा, जिससे 250 से 125 शब्द के जितने भी अगर प्रश्न आ जाते हैं किसी भी क्षेत्र के बारे में, तो हम इसका वर्णन कर पाए। ठीक है, तो चलिए मैं इसको इरेज कर दूं। इसके आधार पर पढ़ेंगे। तो जो आपका वैदिक काल है, इस वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। एक बांटा जाता है ऋग्वैदिक काल, एक आपको बांटा जाता है ऋग्वैदिक काल। पहला बांटा जाता है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल क्यों? क्योंकि इस काल में जितनी भी हमें जानकारी मिलते हैं, जो भी हमें जानकारी के जो स्रोत होते हैं, वो ऋग्वेद होता है। अब ऋग्वेद क्या होता है, अभी हम इसको समझेंगे। तो इस काल में जितनी भी हमें जानकारी मिलता है, उसका स्रोत क्या होता है? ऋग्वेद होता है, इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल कहा गया। अब इतिहास में आप 2 शब्द को आप नोट कर लीजिए, जो आप बार बार पढ़ेंगे, या आप जब कभी भी आंसर राइटिंग कीजिएगा, जब पेपर लिखिएगा, चाहे मॉडल पेपर हुआ, चाहे पिछले वर्ष के पेपर हुआ, या आप पेपर देने जाएंगे, इन शब्द का प्रयोग कीजिएगा। एक शब्द होता है पूर्व। जैसा कि आपको मालूम होगा, पूर्व का मतलब होता है पहले। जैसे मैं दे दूं, जैसे मैं बोल दूं नरेंद्र मोदी से पूर्व के प्रधानमंत्री, तो इसका मतलब पूर्व का मतलब है पहले, यानी मोदी जी से पहले के प्रधानमंत्री। और एक शब्द होता है जिसका नाम है उत्तर। उत्तर, उत्तर का मतलब होता है बाद। जैसे अपने कोई सा साम्राज्य को बाद, जैसे गुप्त उत्तर काल, मौर्य उत्तर काल। उत्तर का मतलब उनके बाद का समय। जैसे जैसे मोदी उत्तर हो गया, जैसे अब मैं लिख दूं मोदी उत्तर प्रधानमंत्री। मोदी अगर उत्तर में लिख दो, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि मोदी के बाद के प्रधानमंत्री। अब संभावना देखी जाती है कि इनके बाद ये हो सकते हैं। ठीक है, पूर्व का मतलब होगा पहले, उत्तर का मतलब होगा बाद। ठीक है, तो उत्तर का मतलब होगा बाद। इसी के क्रम में जो ऋग्वेद काल है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऋग्वेद काल किसे कहते हैं। तो ऋग्वेद काल के बाद क्या होता है, ऋग्वेद को 2 भाग में बांटते। एक हमारा हो गया ऋग्वैदिक काल, जो हमारा वैदिक काल है, इसको 2 भाग में बांटते। एक हो गया ऋग्वैदिक काल, दूसरा जो हमारा हो गया उसको हम बांटते हैं उत्तर 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 ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, उत्तर का मतलब बाद, यानी इसके बाद का जो कालखंड रहता है उसको उत्तर ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल के नाम से हम क्या जानते हैं? उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल। उत्तर, इसको वैदिक काल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल, आप इसको लिख सकते हो उत्तर वैदिक काल के नाम से। हम इस चैप्टर को इसको 2 भाग में बांटेंगे। अब कालखंड की बात करें, समय की बात करें, तो समय अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ये जो हमारा समय है, ये 1500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह जन्म के 1500 पहले से लेकर 1000 ईसा पूर्व, यह आपका समय है। ठीक है, वहीं उत्तर वैदिक जो काल है, यह आपका 1000 ईसा पूर्व से लेके ये जो है हमारा 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, पूर्व तक। पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। अब यहाँ पे ये सवाल होता है, अगर हम आज के डेट में बात करें, यानी आज अगर हम बात करें, आज ले रहे हैं, आज से कितने साल पहले की बात हो रही है? तो हमारा कौन सा चल रहा है? 2000 ईस्वी चल रहा है। ठीक है,
यहाँ पर पीछे आ जाओ, 0 हो जाएगा। फिर ईसा मसीह इसी दिन इनका जन्म हुआ था, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 15,000 साल पहले चल जाते हैं। टोटल यहाँ 1500 ले लो, जो आपका टोटल कितना हो जा रहा है, टोटल आपका कितना 3500 हो जा रहा है, टोटल 3500 हो जा रहा है। यानी आज से 3500 साल पहले, यानी ये जो आपका ऋग्वैदिक काल है, यानी आज के समय 3,500 साल पहले हम लोग जाएंगे कि आज से 3,500 साल पहले लोग कैसे रहते थे, लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, लोग किस तरह के खान पान रहता था, लोगों को किस तरह का घरों के संरचना होती थी, प्रशासन व्यवस्था कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था, अर्थव्यवस्था में यानी पशु किस तरह के पालते थे, खेती किस तरह के होते थे, व्यापार में क्या होता था, उनके पास तकनीक किस तरह होती थी, लिपि थी कि नहीं थी, और जो है उनके अन्य चीज़ों के बारे में क्या हम जानेंगे। ठीक है, और ठीक है जाने। अब मैं एक बात तो बताइए, चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत कम ही सवाल पूछता है, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये जो ऋग्वैदिक काल है, इसको आज से 3,500 साल पहले जाके देखेंगे। आज से 3,500 से 3,000 साल पहले क्या हुआ था, इसको देखेंगे। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले इसके क्षेत्र को देख लेते हैं, इसके भौगोलिक क्षेत्र को देख लेते हैं। मैं कुछ चीज़ों आपको बता दूं, ठीक है, कुछ चीज़ों के बारे में बता दूं। आप जानते हैं इसके भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, ये जो ऋग्वेद है इसका क्षेत्र कहाँ है, तो क्षेत्र में अगर आप जानना चाहो, क्षेत्र की बात करें तो, क्षेत्र की अगर बात करें तो देखो, क्षेत्र की बात करें तो ऋग्वैदिक काल, काल का मतलब होता है समय, या जो मैंने काल लिखा ना, इस काल का मतलब होता है समय, यानी ऋग्वैदिक समय। इसका क्षेत्र की अगर बात करें तो इसके जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका जो ज्ञान है, यानी जानकारी जो मिलती है, भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी, भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी, जानकारी जो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ज्ञान लिखिएगा। इसके भौगोलिक क्षेत्र का ज्ञान, जानकारी के ज्ञान लिखेंगे, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। तत्समय शब्द का प्रयोग कीजिएगा यहाँ पर, पूर्व पहले के लिए पूर्व, बाद के लिए उत्तर, जानकारी की जगह ज्ञान, ऐसे शब्द का प्रयोग कीजिएगा। तो यह दिया है कि भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी हमें क्या मिलती है ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद का भी मैं बताऊंगा। ऋग्वेद में जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में अफगानिस्तान, जो आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में ऐसा शॉर्ट में लिख दो, अफगानिस्तान की कुंभा नदी, एक नदी है जिसका नाम है कुंभा नदी। कुंभा नदी, वर्तमान में इस नदी को क्या कहा जाता है, काबुल कहा जाता है। वर्तमान में इस नदी को काबुल कहा जाता है। तो पूछ सकता है कि ऋग्वेद में कुंभा नदी, एमसीक्यू के रूप में फैक्ट है, काबुल नदी को कुंभा नदी कहा जाता था। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि काबुल नदी निम्न में से किसका पर्यायवाची है या किससे संबंधित है, या जो कुंभा नदी किस देश से संबंधित है, अफगानिस्तान। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, हालांकि पूछता नहीं है, एक दो ही एमसीक्यू के लिए पूछेगा, लॉन्ग तो पूछेगा ही नहीं। अब पूछ दिया तो तैयारी करके रखे हम कि जवाब दे सकें। ठीक है, तो भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी जो होते हैं इसके ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुंभा यानी काबुल नदी से लेकर पश्चिम तट यमुना, जो हमारा पश्चिम तट है, पश्चिम तट यमुना, पश्चिम तट यमुना कहाँ पर है, जैसे कि ये क्या है, ये यमुना नदी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये पूर्व हुआ। पूर्व का मतलब पूर्वी हिस्सा, पहले नहीं, पूर्व का मतलब
पहले नहीं, पूर्वी हिस्सा, ये पश्चिमी हिस्सा हो गया, पश्चिमी हो गया, तो यहाँ तक इसकी जानकारी मिलती है। यानी अगर आप मैप में देखना चाहो, मैप में बता दूं, जैसे मान लीजिए ये आपका जो है भारत है, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए आपका भारत है, ये आपका क्या भारत है, ये क्या आपका पाकिस्तान है, ये क्या आपका अफगानिस्तान है, तो काबुल नदी तो यही है ना हमारा। तो यहाँ से लगाए हमारा जो है इतना बड़ा इलाका, ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा जो हमारा इलाका है, ये वैदिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, होता है। अब आगे देखिए, पश्चिम तट यमुना एवं गंगा तक उल्लेख अब सवाल उठता है, इसको मैंने क्यों लिखाया। अगर आपका शॉर्ट में पूछ दे कि ऋग्वैदिक काल पर टिप्पणी कीजिए, ऋग्वैदिक काल पर निबंध लिखिए, या ऋग्वैदिक काल की संस्कृति को या ऋग्वैदिक काल को संक्षिप्त में बताएं, तो कैसे बताएंगे। कुछ नहीं करने का, स्टार्ट ऐसे ही कर देंगे कि वैदिक काल को 2 भाग में बांटते हैं, इसके क्षेत्र बताएंगे। कुछ भी अगर पूछ दे किसी के बारे में, किसी सभ्यता के बारे में, तो क्षेत्र तो बताओगे ना, कि किस क्षेत्र में, कैसे लिखते चलते ये है वो है। अगर हड़प्पा ही पूछ दे तो हड़प्पा का क्षेत्र बताओ। ये वैदिक काल के बारे में बोले कि निबंध लिखिए, टिप्पणी कीजिए, वैदिक काल संस्कृति को संक्षेप बताए। संस्कृति तो हम बाद में बताएंगे, पहले तो हमें उसके क्षेत्र को बताना पड़ेगा कि किस, इसका क्षेत्र क्या है। इसका भौगोलिक जो क्षेत्र है वो आप लिख लीजिए, अफगानिस्तान में काबुल नदी से लेकर भारत में यमुना गंगा के तट तक इसका उल्लेख मिलता है, साक्ष्य मिलता है, किसमें, ऋग्वेद में मिलता है, ये इसका क्षेत्र है। ठीक है, चलिए जरा मैं एक बार आप लोग का कमेंट पढ़ लूँ, जरा देख लूँ कोई कमेंट किया है। चलिए ठीक है, नहीं किसी का कोई कमेंट नहीं है। चलिए अब आगे देखिए, ऋग्वेद में आर्यों की गतिविधियों का क्षेत्र संधों को माना गया है। यानी ऋग्वेद में आर्य, अब सवाल उठता है कि आर्य क्या है। कभी पेपर में पूछ देता है, एमसीक्यू में, कि मैंने कहा ना, देखिए ये लॉन्ग में पूछता नहीं है, पूछेगा तो वेरी शॉर्ट में 2 नंबर के या 1 नंबर में ही पूछता है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया, आप इसको नोट कर सकते, लेकिन फिर भी हम ऐसे पढ़ेंगे कि अगर लॉन्ग अगर हमारा पूछ दे रहा है तो उसको सॉल्व हम कर सकें। ठीक है, मैं इसको रच कर दूं। देखिए अब यहीं पर वैदिक काल जब आप पढ़ेंगे तो वैदिक काल में आपके क्या, आर्यों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि आर्य क्या है, तो आर्य का शताब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का जो शताब्दिक अर्थ होता है उसका माना जाता है श्रेष्ठ। ठीक है, अब आर्य कौन थे, आर्य कहाँ से आए, ठीक है, इसको लेकर हमारे जो इतिहासकार हैं, जो पुरातात्विक, इन पे मतभेद यानी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई ये कहता है तो कोई ये कहता है, कोई ये कहता है, कोई ऐसा कहता है, ये ऐसा, मतलब इस तरह के अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कोई क्या कहता है, कोई कहता है ना भाई मध्य एशिया से आने वाले लोग हैं, कोई कहता है ना भाई आर्य तो यहीं करने वाले लोग हैं, कोई कहता है कुछ है। ठीक है, तरह तरह की बातें की जाती है आर्य को, लेकिन हम इस चैप्टर में जाने आर्य कौन थे, आर्य क्या, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अभी क्या हम स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, ऋग्वेद में आर्यों की गतिविधियों का क्षेत्र, अब ये जान लेते हैं। जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में आर्यों की गतिविधियों का जो क्षेत्र है संधो सप्त सिंधु तक माना गया, सप्त सिंधु तक माना गया, यानी सप्त सिंधु तक माना गया है, यानी सप्त सिंधु तक, सप्त सिंधु यानी जो सिंधु नदी, जो 7 नदियां हैं जो गई हैं, मिली हैं,
वहाँ तक इनका माना गया है। यानी जो आ रहे हैं इनकी गतिविधियाँ जो भी उपस्थित हुए, जो भी किए, इनका जो क्षेत्र जो माना गया, जैसे ये भारत है, मैं सही बात तो पाकिस्तान बन नहीं कह रहा है, जैसे ये क्या हमारा भारत है, जैसे ये हमारा क्या ये क्या हमारा जो है भारत है। अब भारत है तो ये क्या है पाकिस्तान है, ये क्या है हमारा पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। तो यहाँ की जो सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं, चेनाब है, रावी है, सतलुज है, काबुल है, तो इन यहीं तक इनका क्षेत्र माना गया, इधर नहीं माना गया है, क्योंकि सिंधु नदी के जितनी भी सहायक नदी हैं वहीं तक इनका क्या आर्यों की गतिविधि, आर्यों के हस्तक्षेप, आर्यों के क्रियाकलाप की जानकारी मिलती है। उत्तर भारत में नहीं इनकी मिलती है। ये आप याद रखिएगा। आप आगे देखिए, सिंधु नदी ये आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। जो सिंधु नदी है ये आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि ऐसे नदी है झेलम, इसमें विस्तार कहा गया है। और कुछ ऐसे नदियों का नाम याद कर लिए, मैंने कहा ना ये एमसीक्यू वेरी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये एक बात याद कर लीजिए, आर्यों के लिए सिंधु 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 नदी इम्पोर्टेंट, ठीक। अब ऋग्वेद में कुछ नदियों के नाम का उल्लेख हो, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें है झेलम हो गया, जैसे झेलम हो गया। अब जो झेलम हो गया, इस झेलम को क्या, जो झेलम हो गया एक विसरिता कहा गया है, इसको विशिष्ट कहा गया है, इसको विशिष्ट कहा गया है, इसको विशिष्ट कहा गया है। और जो आपका सतलुज है, सतलुज है, सतलुज है, आपका एनसीईआरटी में सतलुज दिया है इसलिए मैं सतलुज लिख रहा हूँ, आप मत बोलिएगा कि तो सतलज है। आप क्लास 6 बुक में आप चले जाइए, वहाँ पे देखिए आपको एक मैप मिलेगा। आपको सर कक्षा 12वीं का पढ़ा क्लास 6 का क्यों बता रहे हो, क्योंकि क्लास 6 वो भी एनसीईआरटी है, वहाँ पे एक मैप दिया, यहाँ पर सतलज या सतलुज नदी का प्रयोग किया गया है। क्लास 12 में सतलुज नदी का कहीं प्रयोग ही नहीं किया गया। आप मैप में देखिएगा वहाँ पर सतलुज नदी दिया, आप सतलुज बुलाते हैं, इसीलिए मैं सतलुज लिख रहा हूँ। अब आगे देखिए, सतलुज को क्या कहा है, सतरुद्री कहा गया। क्या कहा गया, सतुद्री कहा गया है। ये किसमें कहा गया है, ऋग्वेद में कहा गया है। वहीं पर व्यास को क्या कहा गया, व्यास को कहा गया पिपास कहा गया, व्यास को विपास कहा गया, विपास कहा गया, विपास कहा गया है, विपास कहा गया है। चेनाब को, जो आपका जो चेनाब है, इस चेनाब को क्या कहा गया, वहाँ पर चेनाब को अक्सनी कहा गया। अब सवाल उत्तर में आपको लिखवा क्यों रहा है, इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में एमसीक्यू के रूप में पूछ सकता है, एमसीक्यू के रूप में पूछ सकता है। अब मॉडल पेपर चेक कर लीजिएगा। अक्सनी कहा गया, रावी को क्या कहा गया, रावी को इसमें जो है परुणी कहा गया, परुणी कहा गया है। जबकि सरस्वती को सरस्वती आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि अगर एमसीक्यू में पूछेगा कि किस नदी को ऋग्वेद में क्या कहते हैं, तो आप क्या करें, लिख सके, आपको ऐसा ना लगे कि नहीं कि हम कुछ नहीं लिख सकते। इसलिए मैं आपको ये लिखवा रहा, एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए या आपका वेरी शॉर्ट, ये आपका जो है एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर के लिए इन्हीं दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग के लिए पूछता नहीं है, पूछ दिया तो मैं बताऊंगा कैसे आप लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब सरस्वती को नदियों में श्रेष्ठ कहा गया। ये जो सरस्वती है ये आज से नहीं 3500 साल से पहले से सरस्वती को नदियों में श्रेष्ठ कहा गया। सरस्वती को बुद्धि, वाणी, विद्या इन सब का देवी माना गया। सरस्वती को जो आपका हो गया, जो सरस्वती है इसको आपका बुद्धि, वाणी,
विद्या आदि का देवी कहा गया है। यानी जो सरस्वती है उसको आज से नहीं 3,500 साल पहले से 3,500 साल पहले से आज से 3,500 साल पहले से इसको क्या बुद्धिवाणी और विद्या का देवी कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी उस समय, आप इसको लिख दीजिएगा। आप लिखिए ऋग्वेदों में आर्यों का एक फैक्ट है ये देखिए, मैंने कहा ना आपको डाटा फैक्ट दोनों दूंगा। ये डाटा है, डाटा यानी जानकारी है, ये सारी जानकारी है, सारी जानकारियां हैं। अब फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। फैक्ट क्या है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। फैक्ट, अब मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट क्या, देखो जो आर्य थे उनको पर्वत का ज्ञान था, पठार का ज्ञान था, मरुस्थल का ज्ञान था, लेकिन समुद्र का ज्ञान नहीं था। ये क्या फैक्ट है, बात समझे। जो आर्य थे, आर्य को पर्वत, पठार, मरुस्थल यानी रेगिस्तान, नदी, आर्यों को पर्वत, पठार, मरुस्थल, रेगिस्तान, नदी आदि का ज्ञान था, आदि का ज्ञान, लेकिन समुद्र का ज्ञान नहीं था। समुद्र का ज्ञान नहीं, समुद्र का ज्ञान नहीं। यानी आर्य लोग जो थे वो पर्वत जानते हैं कि पर्वत क्या होता है, पठार जानते हैं कि पठार क्या होता है, मरुस्थल जानते हैं यानी रेगिस्तान जानते थे, नदी को जानते थे, लेकिन समुद्र का ज्ञान नहीं था। अब आप लोग कुछ लोग को डाउट होगा, सर ये पर्वत पठार क्या है। पर्वत जो होता है वो कुछ इस तरह की संरचना होती है, इसकी ऊंचाई जो होती है वो 6,000 मीटर से लेकर 8,000 मीटर तक आपका अधिक होगा, इससे अधिक होगा। जैसे माउंट एवरेस्ट 6,000 से लेकर 8,000 से अधिक होगा, यानी इसकी ऊंचाई 6,000 से अधिक होगा। जबकि जो पठार होगा इस तरीके की संरचना होगी, कुछ इस तरीके ऐसा संरचना होगी। इसकी ऊंचाई कितनी होगी, अधिकतम 4,000 मीटर होगी, इससे अधिक नहीं होगी। जैसे तिब्बत का पठार है, महाराष्ट्र में चल जाइए, ऐसे ही दिखेगा, उपभूमि समाट रहे, ऊंचा रहेगा, लेकिन 4,000 मीटर से अधिक नहीं रहेगा। ये पर्वत पठार अंतर है, ठीक है। मरुस्थल यानी रेगिस्तान, तो इनको सब चीज का ज्ञान था, लेकिन समुद्र का ज्ञान नहीं था। समुद्र नहीं जानते थे कि समुद्र भी कुछ होता है। और जो कि समुद्र नहीं जानते होंगे तो शायद समुद्र के रास्ते से व्यापार नहीं करते होंगे। ये आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, इसको क्या आप नोट कर सकते हो। अब आगे देखिए, ये क्या था, ये आपका फैक्ट था, ये आपका क्या था, फैक्ट था एमसीक्यू के लिए। अभी जो लिखा है वो डाटा था, इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, सुनिए, उत्तर वैदिक साहित्य से इस काल में आर्यों की गतिविधियों के केंद्र के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अधिकाधिक उल्लेख मिलता है। यानी जो उत्तर वैदिक काल था ना, एक ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, यानी 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक, ये जो समय था, इस समय में क्या होता है, आर्यों का ऋग्वेदी में अधिकाधिक उल्लेख मिलता है। और ये कहाँ मिलता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकाधिक क्षेत्रों में उल्लेख मिलता है। साहित्य में जैसे साहित्य में क्या, सदा नीरा या जिसे गंडक नदी कहा जाता है, गंडक नदी। अब इसमें एक और नाम है, आप लिख लीजिए, रोवेनरा, जिसे हम क्या, नर्मदा नदी, रेवोनरा नदी के नाम से जानते हैं। विंध्य पर्वत तथा दक्षिण बिहार तक जनपदों की जानकारी मिलती है।
क्या होते हैं, इनकी जानकारी मिलती है। यानी जो आपका अगर देखिए, ये जो आपका भारत है, ये आपका जो भारत है, यहाँ पे विंध्य पर्वत है, यहाँ पर जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को अलग करता है, और यहाँ पर जो आपका ये क्या है, बिहार दक्षिण, इतने क्षेत्र में जानकारी था। ये हमारा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन क्षेत्र में, इधर इनकी कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, ये मैं आपको इनके क्षेत्र की जानकारी दे रहा हूँ, ताकि कभी भी प्रश्न पूछ सकता है एमसीक्यू में इनके क्षेत्र के बारे में। ठीक है, अब आगे देखिए, जनपदों की जानकारी मिलती है। अब जानिए आर्य क्या होते हैं। आर्य क्या, देखिए, आर्य का शताब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, आर्य का शताब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य कौन है, इसे लेकर विवाद है। मैंने कहा ना, आर्य कौन है, इसको लेकर विवाद है। कौन जानता था ये आर्य थे, कौन, कहाँ से आए हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे धर्म ग्रंथ है, जो साहित्य है, उसमें आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, जो महान हो। तो आर्य को श्रेष्ठ माना जाता था, महान माना जाता था। तो आर्य का शताब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य कौन है, इसे कोई नहीं जानता था, लेकिन इसको लेकर बहुत सारे विवाद आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, विवाद है। लंबे समय तक ये बात प्रचलित है कि मध्य एशिया, लंबे समय तक ये बात प्रचलित थी, जो हमारा मध्य एशिया है, मध्य एशिया, जो मध्य एशिया वर्तमान में रूस, जो वर्तमान में आपका रूस है, वर्तमान में रूस में रहने वाले खाना बदोश का समूह था। ये क्या था, रूस में रहने वाले खाना बदोश का क्या, बदोश का समूह था। खाना बदोश का क्या था, समूह था, जो माइग्रेट करके, स्थानांतरित करके यहाँ पे, जैसे यूपी बिहार के बहुत सारे लोग माइग्रेट करके क्या मुंबई जा रहे हैं, तेलंगाना जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। ठीक है, वैसे ही ये कहा जाता है जो आर्य थे, ये पहले तो आर्य कौन थे, इसको लेकर विवाद है, कहाँ से विवाद है, लेकिन विभाजिक बात, सर्वाधिक जो मत है, जो सर्वाधिक जो मत है, ये दिया जाता है कि जो आर्य हैं रूस, मध्य एशिया में के रहने वाले, वर्तमान में रूस में रहने वाले एक खाना बदोश का समूह था, जो माइग्रेट करके, जो स्थानांतरित करके भारत में आवासे। अब क्यों आवासे, नहीं कोई जानता। ठीक है, यूरोप, ईरान, ये क्या माइग्रेट करते हुए, डायरेक्ट नहीं, चलो रूस से भारत आ गए, रूस से डायरेक्ट भारत आ गए, नहीं, रूस से डायरेक्ट भारत नहीं आए, ये रूस से यूरोप गए, ईरान गए, अन्य क्षेत्रों से ईरान गए, उसके बाद से ऐसे कई चरणों में क्या, ये ईरान गए, फिर भारत आए। भारत में इनका आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व, भारत में इनका आगमन क्या लगभग 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। और एक साथ नहीं है, धीरे धीरे कई बार करके, थोड़े ये भारत में आगमन हुए, इनका आगमन माना जाता है। ठीक है, आगमन माना जाता है, पास माना जाता है। ये कई चरणों में भारत में आए। ठीक है, निवास स्थान के पहचान का आधार भाषा, विज्ञान, वनस्पति, रथ, अश्व का प्रयोग, कवच इत्यादि का प्रयोग को माना गया है। यानी ये 1500 ईसा पूर्व में आए। इसका क्या प्रमाण है, इसका कुछ प्रमाण है, जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े को नहीं जानते थे, ये जब आए तो अपने साथ रथ, घोड़े, कवच, वनस्पति, यानी अपने साथ कुछ, वनस्पति का मतलब जैसे ये हुआ कि जब अपने साथ है तो कुछ ऐसे बीज लाए जिसका इन्होंने उगाया फसलों के रूप में। जैसे वर्तमान में भारत में जैसे आलू हुआ, मूंगफली हुआ, मक्का हुआ, भिंडी हुआ, पपीता हुआ, ये जो था टमाटर हुआ, ये जो था ये भारत में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन भारत में ये कब आया, ये भारत में आपको आया 15वीं शताब्दी, ये 1500 ईस्वी में आया है। यानी 1500 ईसा पूर्व के समय, यानी आप महाराणा प्रताप को ले लो, तो महाराणा प्रताप के समय आलू के होता था, किसी को नहीं मालूम, टमाटर किसी को नहीं मालूम, भारत में भिंडी किसी को नहीं मालूम, पपीता किसी को नहीं मालूम,
क्यों? क्योंकि उस समय तक हम यूरोप से हमारा संबंध नहीं था। लेकिन जब वास्को डी गामा जब भारत में आया तो उनके आने के साथ भारत में आलू आया, तब लोगों ने जाना कि हाँ कि आलू जैसा भी कोई होता है। तब लोगों ने तंबाकू को जाना, तब लोगों ने पपीता को जाना, भिंडी को जाना। तो इससे पहले हमारे देश में, यानी आज से 500 साल पहले हमारे देश में कोई तंबाकू नहीं जानता था, भिंडी कोई नहीं जानता था, पपीता कोई नहीं जानता था, मक्का को कोई नहीं जानता था। ये तो वो वास्को डी गामा खोए तो भारत से ये सब चीज़ों का भारत में आया। तो हम कहते थे हमारे देश में जो चीज़ें हैं ये अंग्रेज लाए थे, यूरोपीय लाए थे। ठीक उसी प्रकार जब आर्य 1500 ईसा पूर्व में ये जब क्या 1500 ईसा पूर्व में जब ये आया तो अपने साथ कुछ वनस्पति लाए और इसके साथ रथों का प्रयोग किया, घोड़ों का प्रयोग किया, कवचों का प्रयोग किया। इन सभी साक्ष्यों के आधार पर माना जाता था कि आर्य आए अपने साथ लेकर आए। इसका प्रमाण है क्योंकि जब कोई नई सभ्यता, कोई नई संस्कृति जब आएगा बसेगा तो अपने साथ वेशभूषा, वाचा, विचारधारा सभी चीज़ों को लाएगा। उसके साथ साथ अपने साथ बहुत सी चीज़ों को लेकर आएगा जो भी भारत में आए। भारत में आर्य आए, अंग्रेज जितने भी हैं सब ने कुछ न कुछ भारत में क्या दिया, ले तो गए लेकिन दिया भी। ठीक है, तो यह तो इन्होंने इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया। तो अब लिख सकते हैं कि जो इनके भाषा से तो इनकी जानकारी किन चीज़ों, बहुत सी चीज़ों से मिलती है। जैसे भाषा हुआ, विज्ञान हुआ, वनस्पति हुआ, हुआ, रथ हुआ और क्या हुआ, कवच हुआ। इन सभी चीज़ों से इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के आधार पर इनकी जानकारी मिलती है। यानी आर्यों की जानकारी जो है, जैसे भाषा हुआ, विज्ञान हुआ, रथ हुआ, मैं रथ के पर वनस्पति लिखूँ, वनस्पति होगा, वनस्पति हो गया, वनस्पति हुआ। क्या हुआ आपका, जो देख सकते हैं आपका वनस्पति जो आपका हो गया, आपका जो वनस्पति हो गया, रथ हो गया, कवच हो गया, इत्यादि प्रमाण से, इत्यादि प्रमाण। ठीक है, वनस्पति हो गया इत्यादि, क्या ये प्रमाण है जिसमें हमें लगता है कि आर्य 1500 ईसा पूर्व में आए। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। तो आर्य कौन थे, कहाँ से आए, उसको समझ में आ गया। अब आगे कुछ चीज़ों को देख लीजिए। ठीक है, अब ये सब चीज़ें, अब हम जो है जो वैदिक काल है, जो आपका वैदिक काल है, इस वैदिक काल को कुछ टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे वैदिक काल के हम कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे कि अर्थव्यवस्था हुआ, राजनीति आपका हो गया, अर्थव्यवस्था हुआ, राजनीति हुआ, समाज में इन पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था में हम क्या करेंगे, पशुपालन को पढ़ेंगे, कृषि को पढ़ेंगे, व्यापार को पढ़ेंगे, परिवहन को पढ़ेंगे। प्रशासन में क्या हुआ देखेंगे, राजा का शासन था कि गण का शासन था कि कबीले का शासन था, किसका शासन था। समाज में हम क्या देखेंगे, जैसे जो हमारा समाज है, समाज में देखेंगे, समाज में क्या जाति को देखेंगे, धर्म को देखेंगे, वर्ण को देखेंगे, महिलाओं की दशा को देखेंगे, विचार के बारे में देखेंगे, कर्मकांड के बारे में देखेंगे, पुरोहितवाद के बारे में देखेंगे, अन्य चीज़ों के बारे में, खान पान जैसे होगा, खान पान के बारे में देखेंगे, रहन सहन के बारे में देखेंगे। रहन सहन का मतलब वेशभूषा आप कर ले सकते हैं, वेशभूषा के बारे में देखेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो ऐसे हम चलेंगे। वैदिक काल समाज, राजनीति,
अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज, ताकि अगर इसके बारे में पूछे तो आप कुछ ना कुछ लिख, जैसे पूछ दिया वैदिक काल के बारे में बताइए तो अर्थव्यवस्था कुछ नहीं लिखे तो कृषि के बारे में लिख सकते हैं, गाय भैंस बकरी घोड़ा को पालते थे। कृषि कृषि के बारे में तो कुछ लिख सकते हैं ना, पशुपालन मारते लिखा कि गाय भैंस बकरी घोड़ा पालते थे। ठीक है, कृषि बारे में जौ बाजरा मक्का की खेती करते थे। व्यापार के लिए वही बैलगाड़ी वगाड़ी घोड़े का प्रयोग करते थे। हो गया, ठीक है। टॉपिक राजनीति में लिख सकते थे, हाँ राजा का शासन था, नहीं राजा का नहीं शासन था, ये सब लिख सकते थे। समाज के बारे में लिख सकते थे कि छुआछूत था कि नहीं था, वर्ण व्यवस्था था कि नहीं था, कि जाति के आधार पर लोग काम करते कि नहीं थे। इतने सारे शब्द तो आप तो 250 शब्द में लिख सकते हो ना। ये तभी लिखोगे जब ऐसे चीज़ों को पढ़ोगे, नहीं तो आप 250 शब्द कितना याद करोगे अगर पूछ दिया लॉन्ग प्रश्न तो ऐसा आप पढ़ोगे। उसके साथ साथ जो आपका एमसीक्यू है, एमसीक्यू के लिए मैंने कहा ना, एमसीक्यू के लिए हम केवल डाटा देखेंगे, जो जानकारी है, जो हम फैक्ट ही देखेंगे। ये देखेंगे एमसीक्यू में ये पूछेगा, एमसीक्यू में थोड़ा ना पूछेगा कि राजा का शासन चलता था कि गण का, नहीं पूछेगा। पूछेगा किसमें 250 शब्द में या 150 शब्द में पूछेगा। ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट में पूछना जरूर, ठीक है। अब जरा मैं आपका कमेंट पहले पढ़ लूँ। कमेंट, चलिए ठीक है, समझ में आ गया। तो आज के हाँ, इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में इतना ही। कल का जो चैप्टर लेक्चर जो 2 होगा, उस लेक्चर 2 में हम क्या करेंगे, जो हमारा अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, राजनीति समाज के बारे में, फिर फैक्चुअल चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मैं कहूँगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, घंटा को दबा देना जो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।